रोम, एक ऐसी जगह जिसे दुनिया भर में सबसे ज्यादा पहचाना जाता है। यह शहर अपने आप में इतिहास का एक जीता जागता सबूत है। यह नाम सुनते ही ग्लैडिएटर्स, एम्परर्स और एक बहुत बड़ा एम्पायर की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। यह शहर अपने अंदर अनेक कहानियां समेटे हुए है, जिनमें से एक सबसे प्राचीन और रोचक कहानी है रोमुलस और रेमुस की। होमरी कहानी शुरू होती है 753 बीसी में, दो छोटे जुड़वा बच्चों के साथ, रोमुलस और रेमुस। ये दोनों बच्चे एक राजवंश से थे, लेकिन इन्हें अपने ही परिवार ने टाइबर रिवर के किनारे मारने के लिए छोड़ दिया था। टाइबर रिवर के किनारे मारने के लिए छोड़ दिए गए थे, लेकिन एक शी वोल्फ ने उन्हें बचा लिया। ये शी वोल्फ उन्हें अपने दूध से पालती है और उन्हें अपने बच्चों की तरह संभालती है। ये एक ऐसी कहानी है जो रोमन मिथोलॉजी में एक महत्वपूर्ण स्थल रखती है। ये तस्वीर रोमन आर्ट में एकदम क्लियर है और ये सिटी की शुरुआत के बारे में बताती है। शी वोल्फ के साथ रोमुलस और रेमुस की मूर्तियां और चित्रकारी हर जगह मिलती है, जो इस कहानी की महत्ता को दर्शाती है। रोमुलस और रेमुस ने डिसाइड किया कि वो उस जगह सिटी बनाएंगे जहां उन्हें बचाया गया था। पलटीन हिल पर उन्होंने अपने नए शहर की बुनियाद रखी। यह जगह उनके लिए पवित्र थी क्योंकि यहीं उनकी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। लेकिन उनके बीच झगड़ा हुआ और रोमुलस ने रेमुस को मार दिया। ये झगड़ा इस बात पर था कि शहर का नाम क्या होगा और कौन उसका पहला राजा बनेगा। रोमुलस ने अपने भाई को मारकर अपने सपने को पूरा किया और इस तरह रोम का जन्म ब्लडशेड से हुआ, जो कि उस सिटी के फ्यूचर की झलक दिखाता था, जिसका फ्यूचर ग्लोरी और ब्लडशेड दोनों में था। यह शहर अपने अस्तित्व से ही एक कठोर और प्रैग्मेटिज्म का प्रतीक बन गया। यह कहानी रोमन लोगों के नेचर को दर्शाती है, प्रैग्मेटिज्म, रूथलेसनेस और डेस्टिनी। रोमुलस का अपने भाई को मारना एक ऐसा कदम था जो रोमन कल्चर के प्रैग्मेटिज्म और रूथलेसनेस को दर्शाता है। यह एक ऐसी कहानी है जो सदियों से लोगों को इंस्पायर करती आई है और डर भी लगाती है। रोम का इतिहास और उसकी कहानियां हमेशा से ही रोचक और प्रेरणादायक रही हैं, और ये कहानी उनमें से एक है जो हमेशा याद रखी जाएगी। शुरुआत में रोम एक छोटा सा खेती-बाड़ी वाला कम्युनिटी था। किंग्स के रूल में रोम ने अपने नेबर्स पे कब्जा करना शुरू कर दिया। रोमन्स प्रैक्टिकल थे और उनका फोकस सर्वाइवल और एक्सपेंशन पे था। आइसिस टाइम पीरियड में एट्रस्कन्स का रोमन पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। एट्रस्कन्स स्किल्ड आर्टिजन्स, इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स थे। रोमन्स ने एट्रस्कन आइडियाज को अपनाया और यूज अपने हिसाब से ढाला। धीरे धीरे रिजेंटमेंट बढ़ता गया और 509 बीसीई में रोमन्स ने रिवॉल्ट कर दिया और लास्ट एट्रस्कन किंग को भगा दिया। यह एक टर्निंग पॉइंट था जिससे रोमन रिपब्लिक की शुरुआत हुई। रोमन रिपब्लिक आज की टाइम के डेमोक्रेसी जैसा नहीं था। इसके सेंटर में सेनेट थी, जो कि एल्डर स्टेट्समैन का ग्रुप था। असली पावर लोगों के पास थी, स्पेशली सिटीजन सोल्जर्स के पास। हर रोमन सिटीजन को मिलिट्री में सर्व करना होता था। रोमन लीजन्स, जो अपने डिसिप्लिन के लिए फेमस थे, उनसे सब डरते थे। रोम को अपने नेबर्स से खतरा था, जिसमें गॉल्स भी शामिल थे, जिन्होंने 390 बीसी में सिटी पे अटैक करके लूट लिया था। लेकिन रोम रिकवर कर गया, अपने बचाव को स्ट्रॉन्ग बनाया और अपने इरादों को और मजबूत किया। सेटबैक्स से डिसहार्टेंड हुए बिना रोमन्स ने अपना एक्सपेंशन जारी रखा। उनकी सफलता का रीजन था उनकी मिलिट्री पावर, उनकी चालाकी, भारी डिप्लोमेसी और उनका प्रैक्टिकल अप्रोच। रोमन्स अक्सर अपनी डिफीटेड एनिमीज को जेनरस टर्म्स ऑफर करते थे। इंटीग्रेशन की ये पॉलिसी ने इटली के अलग अलग लोगों में यूनिटी का फीलिंग पैदा की। रोमन कॉन्फेडरेशन अलायंसेस और ऑब्लिगेशंस का एक कॉम्प्लेक्स वेब था। 3rd सेंचुरी बीसीई तक रोम इटली की सबसे पावरफुल सिटी बन चुकी थी। मेडिटरेनियन वर्ल्ड की डेस्टिनी डिसाइड करने वाला सिविलाइजेशंस का क्लैश होने वाला था। मेडिटरेनियन के ए पार थी कार्थेज, एक रिच और पावरफुल सिटी स्टेट। ये 2 राइजिंग पावर्स, रोम और कार्थेज, एक दूसरे से टकराने वाले थे। मेसाना के एक डिस्प्यूट की वजह से 264 बीसीई में फर्स्ट प्यूनिक वॉर शुरू हो गया। ये एक लंबा और ब्रूटल कॉन्फ्लिक्ट था जो 2 डिकेड्स से भी ज्यादा चला। ये वॉर बेसिकली नेवल कॉन्फ्लिक्ट था, जिसमें शुरुआत में कार्थेज का डोमिनेंस था। रोमन्स ने अपनी टैक्टिक्स बैडली और एनिमी शिप्स पे चढ़ने के लिए कॉर्वस डेवलप किया। आईएसएस इनोवेशन ने वॉर का रुख रोम के फेवर में कर दिया। कॉर्वस नेवल वॉरफेयर में गेम चेंजर साबित हुआ। जीत के बाद भी रोमन्स कार्थेज से होने वाले खतरे से वाकिफ थे। 218 बीसीई में हैनिबल बारका ने इटली पे अटैक कर दिया। हैनिबल का यह कैंपेन मिलिट्री स्ट्रेटेजी का एक मास्टरपीस था।
उसने रोमन लीजेंस को बुरी तरह हराया, खासकर कैनेमेन 216 बीसीई में। लेकिन रोम ने सरेंडर करने से मना कर दिया और क्विंटस फाबियस मैक्सिमुस के नेतृत्व में एकजुट हुए। फाबियस ने अट्रिशन की स्ट्रेटजी अपनाई, जिससे हैनिबल की फोर्सेस कमजोर होती गईं। आईएसएस स्ट्रेटजी ने रोम को बहुमूल्य समय दिया और कार्थाजिनियन की डिसाइसिव विक्ट्री को रोका। वैसे तो हैनिबल अभी भी खतरा बना हुआ था, लेकिन रोम ने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर ली। हैनिबल की रणनीतियां और उसकी सेना की ताकत ने रोम को कई बार चुनौती दी, लेकिन रोमन सेना ने अपनी दृढ़ता और अनुशासन से हर बार उसका सामना किया। उन्होंने स्किपियो अफ्रीकानस के नेतृत्व में कार्थेज पर सीधा हमला करने के लिए अपनी सेना भेजी। स्किपियो अफ्रीकानस, जो एक महान सेनापति थे, ने अपनी रणनीति और साहस से रोमन सेना को प्रेरित किया और उन्हें कार्थेज की ओर अग्रसर किया। स्किपियो ने हैनिबल को चकमा दिया और उसे अफ्रीका वापस जाने पर मजबूर कर दिया। हैनिबल, जो एल्प्स को पार कर रोम पर हमला करने के लिए प्रसिद्ध था, अब अपने ही घर की रक्षा के लिए लौटने पर मजबूर हो गया। 202 बीसीई में जामा के युद्ध में दोनों सेनापतियों का आमना सामना हुआ। यह युद्ध इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां दोनों सेनाओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जामा का युद्ध न केवल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन था, बल्कि यह दो महान सभ्यताओं के बीच के टकराव का प्रतीक भी था। जामा रोमन की एक निर्णायक जीत थी, जिसने सेकंड प्यूनिक वॉर को समाप्त कर दिया। इस जीत ने रोमन सेना की ताकत और उनकी रणनीतिक कुशलता को साबित कर दिया। रोमन सैनिकों ने अपनी विजय का जश्न मनाया और यह जीत उनके लिए गर्व का विषय बन गई। कार्थेज रोमन वैसल स्टेट बन गया। कार्थेज की हार ने उसे रोमन साम्राज्य के अधीन कर दिया और अब वह एक स्वतंत्र शक्ति नहीं रह गया था। कार्थेज के नागरिकों को रोमन कानूनों और नियमों का पालन करना पड़ा। रोम की इस जीत ने एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया, जिसने उसे एक नए साम्राज्य में बदल दिया। इस जीत ने रोम को एक महान शक्ति बना दिया, जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और नई भूमि और संसाधनों पर कब्जा किया। रोमन हिस्ट्री में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। यह नया अध्याय रोम के साम्राज्य के विस्तार और उसकी शक्ति के उदय का था, जिसने उसे इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। कार्थेज को हराने के बाद रोम ने अपना ध्यान पूर्व की ओर लगाया। हेलेनिस्टिक वर्ल्ड ने रोमन्स को फैसिनेटेड और इंटिमिडेटेड दोनों किया। वे ग्रीक आर्ट, लिटरेचर और फिलॉसफी की प्रशंसा करते थे। कल्चरल एक्सचेंज के इस प्रोसेस को, जिसे हेलेनाइजेशन कहा जाता है, का रोम पर गहरा प्रभाव पड़ा। रोमन राइटर्स और ऑरेटर्स ने अपने ग्रीक प्रेडिसेसर से प्रेरणा ली। हालांकि ग्रीस में रोमन एक्सपेंशन का विरोध हुआ। 146 बीसीई में कोरिंथ की हार ने ग्रीक इंडिपेंडेंस के अंत का प्रतीक था। रोम की जीत ने होमलैंड में नई चुनौतियां पैदा कर दी थीं। वेल्थ और स्लेव्स के आने से सामाजिक अशांति फैल गई। रोमन सेनेट फैक्शंस और पर्सनल एम्बिशन में बंट गया। रिपब्लिक को एक विशाल साम्राज्य पर शासन करने में कठिनाई हो रही थी। कई सिविल वॉर्स छिड़ गए, जिसमें रोमन के खिलाफ लड़ रहे थे। गायुस मारियस, जो एक कुशल सेनापति था, ने रोमन सेना में सुधार किए। उसके रिफॉर्म्स ने रिपब्लिक की बढ़ती अस्थिरता में योगदान दिया। मारियस के रिफॉर्म्स ने जूलियस सीजर के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। मारियस ने रोमन आर्मी को प्रोफेशनल बनाया, जिससे सोल्जर्स को लॉयल्टी और डेडिकेशन के साथ लड़ने के लिए प्रेरित किया। इसने सीजर जैसे एम्बिशियस लीडर्स के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार किया। सीजर ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए लेट रिपब्लिक की उथल-पुथल का फायदा उठाया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और करप्शन ने सीजर को पावर ग्रैब करने का मौका दिया। उसने अपने कैरिस्मेटिक लीडरशिप और मिलिट्री प्रोवेस का उपयोग करके अपने राइवल्स को मात दी। गॉल में उसकी जीत ने उसकी प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया। सीजर ने कई डिसाइसिव बैटल्स जीते, जिससे उसकी मिलिट्री जीनियस और स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस साबित हुई। उसकी विक्ट्रीज ने उसे इमेंस वेल्थ और लॉयल सोल्जर्स प्रदान किए। सीजर की बढ़ती ताकत ने रोमन एलीट को चिंतित कर दिया। सेनेटर्स और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ने उसकी एम्बिशंस को खतरे के रूप में देखा। उन्होंने महसूस किया कि सीजर की पावर अनचेक्ड रही तो रिपब्लिक का अंत हो सकता है। 49 बीसीई में सीजर ने रूबिकन नदी पार की और एक सिविल वॉर शुरू हो गया। द डाई इज कास्ट, उसने कहा, और रोम के फ्यूचर को बदलने के लिए मार्च किया। इस कदम ने रोमन रिपब्लिक को एक डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट पर ला दिया। सीजर विजयी हुआ और रोम का शासक बन गया। उसने अपने एनिमीज को हराया और अपने अथॉरिटी को स्थापित किया।
उसकी ट्रायम्फ ने उसे अनपैरेलल्ड पावर और इन्फ्लुएंस प्रदान की। उसने कई सुधार लागू किए, लेकिन 44 BCE में उसकी हत्या कर दी गई। सीजर ने सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की शुरुआत की, लेकिन उसकी ग्रोइंग पावर ने कंस्पिरेटर्स को उकसाया। ब्रूटस और कैशियस जैसे सेनेटर्स ने उसे मारने की साजिश रची। सीजर की हत्या ने एक युग के अंत और रिपब्लिक के नए सिविल वॉर्स में डूबने का प्रतीक था। उसकी डेथ ने रोम को केओस और कॉन्फ्लिक्ट में धकेल दिया, जिससे इवेंचुअली रोमन एम्पायर का उदय हुआ। यह एक टर्बुलेंट ट्रांजिशन का समय था, जिसने हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। सीजर की हत्या से रिपब्लिक नहीं बच पाया। अराजकता से ऑक्टेवियन का उदय हुआ, जो ऑगस्टस बना पहला रोमन एम्परर। ऑगस्टस के शासनकाल में पैक्स रोमाना की शुरुआत हुई, जो शांति और समृद्धि का पीरियड था। रोमन एम्पायर अपनी शक्ति के चरम पर पहुंच गया। पैक्स रोमाना के दौरान रोमन आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर का विकास हुआ। रोमन एम्पायर ने वेस्टर्न सिविलाइजेशन पर एक अमिट छाप छोड़ी। रोम की विरासत आज भी हमें फैसिनेट और इंस्पायर करती है।